भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण अध्याय, मूल कर्तव्य। यह अध्याय खास तौर पर यूपीएससी, एमपीएससी और अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह सीरीज आपके कहने पर फिर से शुरू की गई है। इससे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित 8 अध्याय पूरे किए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने अब तक उसे नहीं सुना, तो हम आपको आग्रह करते हैं कि पहले उन अध्यायों को जरूर सुनें। इससे आपकी समझ और भी मजबूत होगी। हमारी इस ऑडियो बुक सीरीज को सुनते समय ध्यान रखें कि यह सिर्फ किताब का वाचन नहीं है, बल्कि यह एक संवाद है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसा महसूस हो जैसे कोई आपको सामने बैठकर समझा रहा है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक यह जानकारी पहुंचेगी और इससे हमारे नए एप्लीकेशन को रिलीज करने में भी सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 9 की और गहराई से समझते हैं भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य। आइए सुनते हैं और सीखते हैं। भाग 1, मूल कर्तव्यों का परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ने भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। संविधान में नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में विचार नहीं किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसे बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत समावेशित किया गया। मूल कर्तव्यों का इतिहास और समावेश। भारत में संविधान की शुरुआत के समय नागरिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन समाज में हर नागरिक को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही थी। जब स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था स्थापित हो रही थी, तो यह जरूरी था कि नागरिकों को केवल अधिकारों के बारे में नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों के बारे में भी अवगत कराया जाए। मूल कर्तव्यों का विचार तब आया जब देश में आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बढ़ने लगीं। खासकर 1975 के आपातकाल के समय, जब नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी से अधिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, तो यह महसूस किया गया कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। यह समिति भारतीय नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने और उन्हें संविधान में समाहित करने की सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी। समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और संविधान में इसके लिए उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश 42वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के रूप में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करें। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य भारतीय समाज में नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी एक समान महत्व देना था। इन कर्तव्यों का पालन नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश एक महत्वपूर्ण कदम था, जो नागरिकों को एकजुट करने और समाज में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने का काम करता है। भाग मूल कर्तव्यों पर प्रतिक्रियाएं और समर्थन। विरोध। मूल कर्तव्यों का समर्थन। 42वें संविधान संशोधन के तहत जब मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो इसकी काफी सराहना की गई। इसके समर्थकों का मानना था कि केवल अधिकारों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, ताकि समाज में समरसता, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इंदिरा गांधी ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए यह कहा कि नागरिकों को केवल अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उनका मानना था कि इस संशोधन से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और समाज में अनुशासन का वातावरण बनेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। समिति ने यह सुझाव दिया था
कि भारतीय नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि उनके अधिकारों का उपयोग करते समय उनके कर्तव्यों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस पहल को आवश्यक माना गया। समिति का यह भी मानना था कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संवैधानिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। मूल कर्तव्यों का विरोध। जहां एक ओर कुछ नेताओं और विद्वानों ने इस संशोधन का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर कई लोग इस पर विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाना संविधान के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें यह लगता था कि कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना अतिरेक था और यह स्वतंत्रता के मूल्यों को कमजोर कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि यह संशोधन नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों से कुछ अनिवार्य कर्तव्यों की अपेक्षाएं की गईं। कुछ आलोचकों का यह भी कहना था कि मूल कर्तव्यों का समावेश संवैधानिक व्यवस्था में अप्रत्याशित था और इसे लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं माना जा सकता। उनका यह भी मानना था कि कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंडात्मक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और यह देश में नागरिक स्वतंत्रता पर अनुचित दबाव डाल सकता है। संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने की आवश्यकता, मूल कर्तव्यों के समावेश का तात्पर्य केवल यह था कि नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय उनकी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। 1975 में लागू आपातकाल के दौरान जब नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी को नकारा और अनुशासनहीनता दिखाई, तो यह महसूस किया गया कि कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा भारतीय समाज में कई प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद थे और यह जरूरी था कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि समाज में सामूहिकता, एकता और अखंडता बनी रहे। कुल मिलाकर मूल कर्तव्यों का समावेश संविधान में इसलिए किया गया ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करे। इससे न केवल समाज में अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा मिलेगा। भाग 3। मूल कर्तव्यों के समावेश से पहले और बाद के प्रभाव। संविधान में कर्तव्यों के समावेश से पहले की स्थिति। संविधान में मूल कर्तव्यों के समावेश से पहले भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों को प्रमुखता दी गई थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते थे। हालांकि इन अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्यों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्पष्ट था कि नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए, लेकिन संविधान में इन कर्तव्यों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इस कमी को महसूस करते हुए 1970 के दशक के अंत में कुछ नेताओं और विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि संविधान में कर्तव्यों को भी समाहित किया जाना चाहिए। आखिरकार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो नागरिकों के विभिन्न कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। संविधान में कर्तव्यों के समावेश के बाद का प्रभाव। मूल कर्तव्यों के समावेश के बाद भारतीय नागरिकों को सिर्फ उनके अधिकारों की ही नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों की भी समझ दी गई। यह बदलाव नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ यह भी याद दिलाता था कि वे अपने कर्तव्यों को भी सही तरीके से निभाएं। इससे लोकतंत्र को और भी मजबूत करने में मदद मिली। कहीं न कहीं यह कर्तव्यों का समावेश एक सांस्कृतिक बदलाव का हिस्सा था, जो भारतीय समाज को अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण था। संविधान में कर्तव्यों के समावेश से भारतीय नागरिकों को यह समझने में मदद मिली कि उनके अधिकार तभी पूरी तरह से मान्य हो सकते हैं जब वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उदाहरण के तौर पर, जब नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं, तो यह उनके कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाएगा। मूल कर्तव्यों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। मूल कर्तव्यों का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि हर नागरिक देश की मूलभूत आदर्शों और मूल्यों को समझे और उनका पालन करे। यह एक प्रकार का सामाजिक अनुशासन था,
जिससे नागरिकों में राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता बढ़ी। इन कर्तव्यों में धर्मनिरपेक्षता, संविधान की मर्यादा और राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी का बोध उत्पन्न हो और वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी से करें। मूल कर्तव्यों के प्रभाव से जुड़ी चुनौतियां। हालांकि मूल कर्तव्यों के समावेश से भारतीय नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ी, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और उन्हें यह महसूस कराना कि इन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा मूल कर्तव्यों का कानूनी क्रियान्वयन एक बड़ी समस्या थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, मूल कर्तव्यों के बारे में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। इसका मतलब था कि इन कर्तव्यों के उल्लंघन पर कोई कानूनी दंड नहीं था, जिससे कुछ नागरिकों में इन कर्तव्यों के पालन की अनदेखी की प्रवृत्ति बनी। इन्हीं कारणों से वर्मा समिति 1999 ने यह सिफारिश की कि कुछ कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद कुछ विशेष कानूनी प्रावधानों को लागू किया गया, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो राष्ट्रीय ध्वज और गान का अपमान करने पर कार्रवाई करता है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए कानूनी कदम उठाए गए, ताकि कर्तव्यों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। भाग 4, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान। मूल कर्तव्यों के समावेश के बाद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान बनाए गए। हालांकि संविधान में इन कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए सीधे दंड का प्रावधान नहीं था, फिर भी सरकार और न्यायालयों ने इन्हें प्रभावी बनाने के लिए कई कानूनी उपायों को अपनाया। एक राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1771। भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अत्यधिक सम्मान है, और इन्हें किसी भी तरह से अपमानित करना भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसे फ्लैग कोड भी कहा जाता है, भारतीय नागरिकों को इस बात का निर्देश देता है कि वे राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करें। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज और गान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य मूल कर्तव्य के रूप में संविधान द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय गौरव का सम्मान सुनिश्चित करना था। इस कानून के तहत जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज या गान का अपमान करता है, उसे दंडित किया जाता है। इस प्रकार यह अधिनियम मूल कर्तव्य के उल्लंघन को रोकने में सहायक है। 2. भारतीय दंड संहिता आईपीसी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में ऐसे कई प्रावधान हैं जो मूल कर्तव्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, आईपीसी के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या आगजनी करना जैसे अपराधों को दंडनीय अपराध माना गया है। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभेद फैलाने या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए भी आईपीसी में कठोर दंड का प्रावधान है। यह मूल कर्तव्यों की भावना से मेल खाता है, क्योंकि इस तरह के कृत्यों से सामाजिक असमानता और विघटन की संभावना होती है, जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। 3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1555। यह अधिनियम भारत में सभी नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। माध्यम से विशेष रूप से धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रयास किया गया है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते समय समानता का पालन करें और किसी भी प्रकार की धार्मिक, जातीय या लैंगिक भेदभाव की अनुमति न हो। इस कानून का मूल कर्तव्यों से गहरा संबंध है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने अधिकारों का समान रूप से प्रयोग करने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो भारतीय चुनावों को नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक अपनी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित न हो। इस कानून के तहत किसी भी सदस्य को धार्मिक या जातीय आधार पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, ताकि समाज में समरसता और एकता बनी रहे। यह अधिनियम इस बात को मूल कर्तव्यों के संदर्भ में लागू करता है कि प्रत्येक नागरिक को
राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना से जुड़ा रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के सामूहिक भेदभाव या विभाजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 5. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाए हैं। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की अवैध शिकार, जंगल की कटाई या वन्य प्रजातियों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कानून मूल कर्तव्यों के उन पहलुओं से जुड़ा हुआ है जो नागरिकों को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। यह देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थिर विकास को सुनिश्चित करता है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए आवश्यक है। 6. वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह अधिनियम वनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत वनों की अनियंत्रित कटाई, वन भूमि का गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग और वन्य प्रजातियों की वर्दी के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को यह याद दिलाया जाता है कि उनका कर्तव्य है कि वे पर्यावरण का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। भाग 5. मूल कर्तव्यों के पालन में चुनौतियां और समस्याएं। मूल कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में नागरिकों को नैतिक दिशा देने और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि कानूनी प्रावधानों के माध्यम से इन कर्तव्यों के पालन को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन वास्तविक जीवन में इनका पालन करने में कई चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन कर्तव्यों के पालन में किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं और इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। 1. जागरूकता की कमी। भारत में अधिकांश नागरिकों को संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी है। अक्सर लोग अपने अधिकारों के बारे में तो पूरी तरह से अवगत होते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता। यह जागरूकता की कमी मूल कर्तव्यों के प्रभावी पालन में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। सुधार की दिशा में सरकार और गैर सरकारी संगठन एनजीओ को जागरूकता अभियानों का संचालन करना चाहिए ताकि नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा सके। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में यह विषय पढ़ाना भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। 2. नागरिकों की अनिच्छा। कई बार नागरिकों के बीच यह मानसिकता बन जाती है कि कर्तव्य निभाने से उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। यह भावना विशेष रूप से उन लोगों में पाई जाती है जो केवल अपने अधिकारों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। यह अनिच्छा कर्तव्यों को निभाने में एक बड़ी बाधा बनती है। इस समस्या को हल करने के लिए नागरिकों को यह समझाना आवश्यक है कि उनका कर्तव्य राष्ट्र की प्रगति और समाज की समृद्धि के लिए है। कर्तव्यों का पालन करना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित में भी होता है। 3. कानून और नीति में लचीलापन। कई बार इनसी मूल कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, वे कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए पर्याप्त रूप से सख्त नहीं होते। जैसे कि कुछ कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जबकि कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं है। इससे नागरिकों के लिए इन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता और वे इसे हल्के में लेते हैं। इसका समाधान ये हो सकता है कि सरकार और संसद कर्तव्यों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी प्रावधानों को लागू करें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। 4. सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौतियां। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, जातियां और भाषाएं प्रचलित हैं। इन विविधताओं के कारण मूल कर्तव्यों के पालन में सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। कुछ कर्तव्यों का पालन समाज में मौजूद पुरानी परंपराओं और विश्वासों के खिलाफ हो सकता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी या शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। इस समस्या को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समाज के विभिन्न हिस्सों को एक साथ लाकर और उनके विश्वासों का सम्मान करते हुए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए समुदाय आधारित शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। 5. राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यान्वयन में कमी। कभी-कभी राजनीतिक कारणों या सरकारी अनिच्छा के कारण मूल कर्तव्यों के पालन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
विशेष रूप से जब कोई कर्तव्य किसी सरकारी नीति या निर्णय के खिलाफ हो, तो उसे लागू करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सरकार खुद इसे नजरअंदाज करती है, तो नागरिकों में यह संदेश जाता है कि कर्तव्यों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार और राजनीतिक दलों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अन्य नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए सख्त प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। चेक। कानूनी और संवैधानिक विरोध मूल कर्तव्यों के समावेश के समय और उसके बाद संविधान में उनके समावेश पर कई बार विवाद भी हुआ। विशेष रूप से यह सवाल उठता है कि क्या नागरिकों को कानूनी रूप से कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है? कुछ आलोचकों का यह मानना था कि कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने से नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इस सवाल का समाधान संवैधानिक विशेषज्ञों और न्यायालयों द्वारा व्यापक बहस और विचार विमर्श से किया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल कर्तव्यों का पालन नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना किया जाए। भाग 6। मूल कर्तव्यों के पालन के लिए समाधान और प्रोत्साहन। अब तक हमने देखा कि मूल कर्तव्यों के पालन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ समाधान और उपायों पर विचार करना आवश्यक है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और नागरिकों को मूल कर्तव्यों के पालन के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। 1। नागरिकों के बीच जागरूकता का प्रसार। मूल कर्तव्यों के पालन में सबसे बड़ी समस्या जागरूकता की कमी है। इस समस्या का समाधान जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और शैक्षिक संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए मूल कर्तव्यों के महत्व को लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में इन कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, तब उनके अंदर यह भावना बैठाई जा सकती है कि कर्तव्यों का पालन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधिकारों का। यह शिक्षा दीक्षा के जरिए एक दीर्घकालिक असर डाल सकती है। 2। कानून में सुधार और कड़ा प्रावधान। कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। नागरिकों को यह महसूस होना चाहिए कि यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्तव्य के लिए सजा या दंड हो, बल्कि यह कि कुछ कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य हो और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जुर्माना या सजा होनी चाहिए। इसी प्रकार, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह से कड़े कानूनी प्रावधान कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित कर सकते हैं। 3। सरकारी और राजनीतिक नेतृत्व का उदाहरण। सरकार और राजनीतिक नेताओं को भी नागरिकों के बीच मूल कर्तव्यों के पालन के प्रति जागरूकता और प्रेरणा पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अगर नेता और सरकार खुद इन कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो यह अन्य नागरिकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार स्वच्छता, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो नागरिकों को भी यह प्रेरणा मिलेगी कि वे भी इन्हें अपने जीवन में लागू करें। इसके अलावा, सरकार को अपने द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं में नागरिकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे किसी पर्यावरण संरक्षण योजना में नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना या शिक्षा और स्वच्छता के कर्तव्यों को बढ़ावा देना। 4। सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से नागरिक आते हैं। इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों के पालन के लिए एक सहिष्णु और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों की जरूरत है। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को सम्मान देते हुए नागरिकों को यह समझाना आवश्यक है कि संविधान में दिए गए कर्तव्य किसी भी एक धर्म, जाति या भाषा के खिलाफ नहीं है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देना है। 5।
शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक मंचों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिनमें नागरिकों को उनके मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाए। इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग को कर्तव्यों के महत्व और उनके पालन के तरीके पर सेमिनार, कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को संविधान के सिद्धांतों, विशेष रूप से मूल कर्तव्यों के बारे में गहराई से बताया जाना चाहिए। जब नागरिकों को संविधान के प्रति सम्मान और उसके महत्व का एहसास होगा, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित होंगे। 6 तकनीकी सहायता और निगरानी। आजकल तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके नागरिकों को कर्तव्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जा सकता है। सरकार और अन्य संस्थाओं को इन तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए एक डिजिटल जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न निगरानी उपायों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, नागरिकों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए विशेष निगरानी समितियां बनाई जा सकती हैं। निष्कर्ष, मूल कर्तव्यों का पालन भारतीय नागरिकों का एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। इन्हें संविधान में शामिल किया गया था ताकि नागरिकों में एक जिम्मेदार और अनुशासित मानसिकता विकसित हो सके। हालांकि इन कर्तव्यों के पालन में कई समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन उपर्युक्त उपायों को अपनाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब तक नागरिकों में जागरूकता, कानूनी प्रावधानों का सही क्रियान्वयन और राजनीतिक नेतृत्व का उदाहरण नहीं होगा, तब तक हम इन कर्तव्यों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित नहीं कर सकते। हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि मूल कर्तव्यों का पालन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है, बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति और समाज के सामूहिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने इस एपिसोड में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें